नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अफगानिस्तान में जिस आशंका को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट जारी कर रही थी, राजधानी काबुल में वही हुआ। 26 अगस्त यानी कि कल भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे के करीब काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, जिसके बाद एक और धमाका हुआ बारोन होटल के पास। चारों तरफ हाहाकार मच गया। चीख पुकार की गूंज से पूरा अफगानिस्तान दहल उठा। इस हमले में तकरीबन 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं करीब 1330 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। काबुल में इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अब करो या मरो की नीति के साथ साफ ऐलान कर दिया है कि इस हमले को भूलेंगे नहीं और जो भी इस हमले में शामिल है उन सबको सजा दी जाएगी। हथियारधारी तालिबान ने इस हमले से बिल्कुल किनारा कर दिया और आईएसआईएस के खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। भारत में सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का साथ भी इस मसले पर केंद्र सरकार को मिलता हुआ। अब इस आतंकी हमले के बाद भारत किस रणनीति के तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस लेकर आएगा? काबुल हमले से आतंकी दुनिया की सुपर पावर्स को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिसका डर था वही हुआ। फिर लौट आया 20 साल पहले का अफगानिस्तान। धमाकों से दहला काबुल एयरपोर्ट। पहले धमाका, फिर फायरिंग और फिर धमाका। जिंदगी देने वाला एयरपोर्ट बना कब्रगाह। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें कठोर से कठोर इंसान को झकझोर सकती हैं। ये तस्वीरें आतंक की नए पनाहगाह की है। जी हाँ, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। तूफान से पहले की शांति टूट गई और ऐसा ज़लज़ला आया कि उससे पूरी दुनिया थर्रा गई। आतंक के आका फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां एक बार फिर 20 साल पहले का मंजर आंखों के सामने आ गया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आतंकवादी धमाके को अंजाम दिया गया और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा करने के 11 दिनों तक चली शांति टूट गई। काबुल में हुए हमलों के बाद अब ये मुल्क दुनिया में आतंकवाद का न सिर्फ सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए भीषण धमाके में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें करीब 90 अफगान नागरिक हैं। भीड़ के बीच घुसकर हुए आत्मघाती हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल अफगानिस्तान के बाहर निकलने की आस लिए बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर कतार में खड़े थे। लंबी लाइन लगी थी। इस भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो कतार में 10 घंटे या इससे ज्यादा समय से खड़े थे। धमाका होते ही आसपास खड़े लोगों के चिथड़े उड़ गए। इसके बाद एबी गेट के बाहर एक और धमाका हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोग और अमेरिकी सैनिक मारे गए। हमलों के बाद भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमले की सूचना आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हर किसी ने इन हमलों की निंदा की। वहीं आतंकी हमले के कुछ देर बाद ही तालिबान की ओर से बयान आया और उसने इस हमले की निंदा की, साथ ही अपना हाथ होने से इनकार किया। तालिबान के इस बयान के बाद आईएसआईएस खुरासान ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली और हमलावर की तस्वीर भी जारी की, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले पर सख्त रुख अपनाया और साफ किया कि जो आतंकी इस हमले के पीछे हैं
वो बचेंगे नहीं और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. आपको बता दें कि आतंकी हमले से पहले गुरुवार को सुबह ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने इसका शक जताया था। तीनों देशों ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा था। शाम होते ही ये शक सच्चाई में बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और ऐसे में इन खौफनाक हालातों के बीच बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन फंसे हुए भारतीयों की खतरे में जान, अब क्या करेगा हिंदुस्तान? भस्मासुर बना तालिबान, कैसे बचे मासूमों की जान? काबुल में डबल धमाका, गुड़ तालिबान क्या हुआ बेपर्दा? काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा? आज अफगानिस्तान, क्या कल पूरी दुनिया होगी निशाने पर? सबसे बड़ा सवाल। और खुरासान और तालिबान दोनों की मिली भगत से बना है क्या ये आतंकी प्लान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी जी आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ सर। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमनीश वत्स राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है रमनीश जी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुज माथुर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। काबुल एयरपोर्ट पर यह आतंकी हमला, वो मंजर, वो चीख पुकार, चारों तरफ दहशत का माहौल, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा आतंकवाद के रूप में आगे उभरता हुआ? देखिए शिल्पा, सबसे पहले तो मैं जो 120 जाने गई हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति प्रदान करे, उनकी आत्माओं को। सबसे बड़ी बात जो हमको समझने की है वो ये है कि आतंकवाद का कोई मकसद नहीं है। उनका एक, ये मैंने आज 5 दिन पहले आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि इस प्रकार की हरकतें होंगी, क्योंकि वो तालिबान जो पिछले 20 साल से अमेरिका का दुश्मन है, वो तालिबान अचानक से अमेरिका का मित्र बन जाता है। वो एक हमला होता है उस जगह पर जिस पर तालिबान का पूरा कंट्रोल है, लगभग उनकी सरकार है, और उनकी इजाजत के बिना कोई वहां पर मानव बम चला जाता है और वहां इतना बड़ा हादसा हो जाता है। यह बात किसी तरह से भी समझने की नहीं है। और खबरें थी, ये आप मान ले कि इसमें फिर भी हमला हो गया। इनपुट इसीलिए हुआ कि इनपुट था, फिर भी हमला हुआ, क्योंकि वहां कोई सरकार नाम की कोई ऑर्डरली चीज है नहीं। यदि उनको इनपुट था और उनको मालूम था कि यह हमला होने वाला है, अगर वहां पर सरकार होती तो वो पुलिस भेजते, कुछ करते, वहां से भीड़ को तितर बितर करते, कैजुअलिटीज कम करते, वहां पर इस मानव बम को पहुंचे नहीं। इसकी वजह यही है कि तालिबान को आपने वहां बैठा दिया बंदूक के जोर पर। तालिबानों को राज करने का शौक है, राज उनको करना आता नहीं है। तो ये अगर वहां पर कोई किसी भी किस्म की सरकार होती तो उनको वो लोग इसका कोई ना कोई उपाय करते, कम से कम भीड़ नहीं होने देते, कम से कम लोगों को वहां से तितर बितर करते, उनको वार्न करते। ये सब शामिल हैं तालिबान उसके अंदर। ये मिली भगत है, और तालिबान भी चाहता था कि वहां पर कैजुअलिटीज हो, जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक मैसेज जाए
एक बात मैं दोबारा रीट्रेट करूंगा यहां पर शिल्पा, बिल्कुल निश्चित रूप से कि हम लोग हमेशा, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी कमेंट्री में कहा बट वाज अ वंडरफुल कमेंट्री, लेकिन आपने ये बोला कि केंद्र जो है आतंकवाद का अफगानिस्तान बन गया है। ये गलत है। आतंकवाद का केंद्र हमेशा से पाकिस्तान रहा है। कहीं भी कोई भी आतंकवादी गतिविधि आप देख लें, चाहे वो फ्रांस में उस महिला का गला काटना हो, या ब्लैक लाइफ मैटर्स में पेट्रोल बम का फेंकना हो, या 9/11, कुछ भी आप देख लें, तार जा करके वहीं मिलेगा। ये बात हमको समझने की है। और अगर आपको किसी मर्ज का इलाज करना है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है में जाना पड़ेगा, और जड़ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस समय अफगानिस्तान जिस तरह से तालिबानियों के कब्जे में, चोर चोर मौसेरी भाई, दोनों ही आतंक के घर। मैं यही बता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान है वो उसकी नर्सरी है, और उसके पेड़ वो जाकर के अफगानिस्तान में लगा रहा है। ये बात आप मान लें, हार्डवेयर कहीं से भी आए इस दुनिया में, आतंक का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान से आता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, आपके पास आते हुए, आतंक का ये पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ कभी पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान, पूरी दुनिया के लिए कितना खतरे की बात सर, और कैसे हमें इससे निपटना होगा? देखिए, ISIS और तालिबान आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कूटनीतिक तौर पर कि अफगानिस्तान में तालिबान जो अपनी इमेज सुधारने में लगा है, हाँ। और अभी कोई सरकार नहीं बन पाई। ये चाहता है कि वो अगर सरकार जब बनाए तो सब पूरे विश्व के देश जो है उसको मान्यता दे, और ऐसे में जो उसकी इमेज अभी पिछले 15 अगस्त के बाद से जो खराब होनी शुरू हुई है तेजी से, उसके लिए एक चिंता का विषय था। तो उसने ISK का सहारा लिया, और अब बैड तालिबान और गुड तालिबान वाला फैक्टर आ गया। अब अगर पूछा जाए आपसे कि ISIS और तालिबान में कौन बढ़िया है, सब कहेंगे कि भाई ISIS खराब है और तालिबान जो है बढ़िया है। तो ये एक अपने आप में एक छद्म रूप से प्रयास है छवि सुधारने का, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से G7 कंट्रीज ने और बाकी जो अन्य देश हैं जो अपनी चिंता व्यक्त की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मुद्दा उठाया गया। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी, मिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी काफी बातें की, और निश्चित रूप से पाकिस्तान में प्लान हुआ इस बम विस्फोट का, और सूचना थी। लेकिन आप सोचिए कि टारगेट कौन था? टारगेट जो है वहां पर उनके खुद के लोग भी हो सकते थे, लेकिन 31 के पहले ये धमाके होने जरूरी थे, क्योंकि 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत हैवी बम गिराया था जो कि एटॉमिक बम के बराबर था। वो गिराया था ISIS के ऊपर, और तब से ISIS के मौका खोज रहा था किस प्रकार से वो अमेरिका को सबक सिखाए, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था। और किस प्रकार से वो आदमी जो प्रवेश के बाद अपनी बेल्ट लगा के बम को, उसमें अमेरिकी, देखिए उस एयरपोर्ट के पास इतनी सुरक्षा कड़ी थी, वहां अमेरिकी और तालिबानी मिलकर सुरक्षा कर रहे थे उस क्षेत्र की, और ये आदमी जो अनुवादक होते हैं और बाकी जो दूसरे फैसिलिटेटर हैं उसके बीच में शामिल होकर गया और वहां पर उसने बम विस्फोट किया। तो ये उद्देश्य यही था। अब देखिए प्रक्रिया के हिसाब से इसकी पाकिस्तान भी भर्त्सना कर रहा है और तालिबान भी कर रहा है। हाँ। ये पूरा नाटक जो तयशुदा नाटक है और उसी का हिस्सा है, ताकि एक तालिबान की इमेज सुधर सके। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका का जो रुख है, अभी जो बाइडेन को हमने सुना, और वो कह रहे हैं कि हम चुन चुन के खोजेंगे और उनको क्षमा करेंगे, लेकिन ये कब होगा? जब पूरे अमेरिकी जो वहां पर जनमानस है वहां से निकलेगा, और जितने भी उसके कर्मचारी हैं अमेरिकन एयरफोर्स के और बाकी लोग जो वहां के हैं निवासी, उनको जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक स्ट्राइक करना मुश्किल है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि टारगेट जहां पे उड़ाया जाएगा साथ में और भी लोग उसमें अफेक्ट होंगे, मासूमों की जान चली जाएगी। ऐसे में सबसे पहले उन लोगों को इवैक्यूएट करना जरूरी है। ठीक है रमनीश जी, आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ इस समय किया जाना चाहिए? भारत जिस तरह से ऑपरेशन चला रहा है, लोगों को इवैक्यूएट, बाद फिर बम धमाके वहां पर हो जाते हैं, डर का साया इस समय दोबारा से उड़ाने एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब आगे हिंदुस्तान क्या लग रहा है? शिल्पा जी, अभी तक जो भी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है वह काफ़ी काबिल तारीफ है। आप देखिए कि अभी तक में 550 लोगों से ज़्यादा रेस्क्यू कर लिया जा चुका है, और इसमें ये सबसे बड़ी बात है, तारीफ की बात है कि मोदी सरकार की, आप देखिए यह भारत ये नहीं देख रहा है कि हम सिर्फ अपने भारत देश के जो नागरिक हैं उसी को हम बचाएं। अफगानी नागरिक हो, चाहे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय देश के अलग अलग कोनों से, विदेश में देखिए आप जितने सारे लोग हैं, हाँ। उनको भी
बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एक तो एस जयशंकर का आपने सुना होगा बयान, ये काफी काबिल तरह, यानी कि उनका पूरा ध्यान अभी आप देखिए कि तालिबान के ऊपर नहीं, सबसे पहले इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, वहां के नागरिक जो हैं, हमारे जो बचे हुए नागरिक जो हैं, हमारे देश के नागरिक, उसको कैसे बचाया जाए। उसके बाद आप देखिए कि तालिबान और आईएसआईएस का कनेक्शन जो है शुरू से होता रहा है, लेकिन ये देखिए ये आतंक जो है इसका कोई धर्म नहीं होता है, इसका कोई मजहब नहीं होता। आज सत्ता लोलुपता दोनों के बीच में इतनी ज्यादा है कि तालिबान में कौन सा अपने आप को मतलब वो प्रेजेंट करना चाहता है, अपनी शासन रखना चाहता है, यानी अपने ये नहीं समझ पा रही रमेश जी कि एक तरफ तो तालिबान अपने आप को गुड तालिबान दिखाने की कोशिश करता हुआ अभी पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाया था कि उसके ही सहयोगी आईएसआईएस के ने कहीं ना कहीं रायता फैला दिया, आप खेल बिगाड़ दिया। ये क्या है? ये क्या मिली भगत इनकी प्लानिंग है? बिल्कुल, करना क्या चाह रहे? बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि तालिबान जो है आज इस 3 गुटों में बच चुका है, और ये 3 गुट जो है ये चाहते हैं कि सत्ता के बीच में हम आए, आपस में होड़ मची हुई है कि हम आए तो हम आए, यानी कि वो जो उसके जो आका हैं, यहां आप देखिए कि तालिबानी में जो आका बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम आगे आएंगे। इसी बीच में आप देखिए दोनों में मुठभेड़ हो रही है। आज आप देखिए ये पंजशीर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। आज देखिए ये जो हमारे अहमद मसूद हैं या साले हैं, दोनों को ये क्रांतिकारी मैं नेता मानूंगा कि पंजशीर एक वो प्रांत के लिए नहीं लड़ रहा है, वो पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा है। आप देखिए तालिबान के प्रवक्ता आज क्यों बातचीत करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि वह उसको पता है कि आज तालिबान और आईएस में आप देखिए कि फूट हो चुका है, दोनों अलग थलग पड़ चुके हैं। और पहले जो अमेरिकी सैनिक जो मदद मिल रही थी तालिबान को, आज वो मदद नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए कि जो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे इनको चेतावनी दी है कि हम इनको अलग थलग कर देंगे, और इसका आप देख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? भारत का रुख क्या होना चाहिए, और जो इस समय भारत का रुख है, जिस रणनीति के साथ लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिशें हो रही है, किस हद तक कन्विंसिंग लग रही है? सही जा रहे हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं, या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे पूरी तरह से सिचुएशन बदली हुई है, और जैसी परिस्थितियां पूरे साउथ एशियन रीजन्स में और विशेषकर हमारे इमीडिएट जो एक तरह से नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें नेचुरल है कि अफगानिस्तान में यदि इस तरह के सिचुएशन होंगे तो उसका सर्वाधिक इम्पैक्ट भारत के सिक्योरिटी इंपेरेटिव पे पड़ेगा। वो दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान जिस तरह मजबूत हुआ है तालिबान के कारण, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना एक ग्राउंड मिल गया है। और आने वाला समय हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब अफगानिस्तान में ये अनस्टेबल होंगे और जब परिस्थितियां बदलेंगी तो ये हमारे तरफ कश्मीर की तरफ मूव करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए सरकार को एक ग्रांड सिक्योरिटी सिचुएशन को एसेस करके और ईमानदारी से एक रणनीति ऐसी अपनानी होगी जिसमें हम कश्मीर के मुद्दे पर, और उधर चूंकि चाइना और रसा भी उनको कहीं ना कहीं सह दे रहा है, इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इमीडिएट कारण जो है, इमीडिएट जो हमारी समस्या है वो है हमारे नागरिकों की सुरक्षा, जान माल की कैसे हो, जो लोग वहां फंसे हुए हैं। दूसरी बात है कि अफगानिस्तान से हमारे ट्रेडिशनल रिलेशन रहे और हमने वहां पे बहुत काम भी किया, भारत ने काम किया है। निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां हैं उसमें अफगानिस्तान के लोगों की भी कहीं ना कहीं नजरें हमारी तरफ है, उनको भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार का मुद्दा है उसके तहत कहीं ना कहीं उनको हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमको उनको मदद करने की जरूरत है। बट परिस्थिति अभी वाकई बहुत ही वोलेटाइल है, और जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हम समय पर एसेस करने में हमारी सरकार चूक गई। लेकिन मैं सरकार के साथ खड़ा होते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि अभी भी सरकार को ये जरूरत है ये कम से कम पता लगाए कि कितने नागरिक हैं वहां पे हमारे फंसे हुए। ये अभी स्पष्ट अभी भी आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। दूसरी बात कि उसको हम कैसे 31 के बाद, अभी तक तो ये परिस्थिति है और जिस तरह हमला हो रहा है लगातार आतंकवादी हमला, तो उन परिस्थितियों में जब 31 के बाद अमेरिका चला जाएगा, अभी तो अमेरिका के कंट्रोल के कारण हम इवैक्यूएट कर पा रहे हैं, ये भी चिंता की लेकिन जब वो चला जाएगा तो उसके बाद वहाँ क्या होगा? उसके बाद क्या रणनीति? बात है कि तालिबान के साथ, तीसरा बिंदु की तालिबान के साथ हमारा क्या रिश्ता रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान को हम आज भी आतंकवादी संगठन मानते हैं, और चाहे वो सरकार में जरूर चला गया है लेकिन वो भारत के हित में नहीं। ठीक है माथुर जी, आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे मैं जवाब लेना चाहती हूँ।
क्या कुछ रहेगी हिंदुस्तान की रणनीति अब आगे इस आतंकी हमले के बाद? राहुल जी, बहुत सारे लोग अभी भी हिंदुस्तान के वहां पर फंसे हुए, इंतजार में बैठे हुए, कैसे बचेगी इन मासूमों की जान? देखिए, जिस तरह से पिछले 10-15 दिनों में भारत की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं और हमारे 550 से ज्यादा लोगों को, नागरिकों को, जिसमें वहां पर बसे हुए भारतीय और भारतीय के साथ साथ वहां पे जो अफगानी नागरिक थे उन लोगों को भी निकाल के भारत लाया गया है। आगे भी हमारा प्रयास है कि हमारे एक एक नागरिक को किसी भी तरह की कोई परेशानी वहां नहीं हो। हालांकि तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय नागरिकों के साथ, उनके साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार को तालिबान पे विश्वास नहीं है। सरकार जो है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से अपनी जो कूटनीति है, अपनी जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, जो अपनी विदेश नीतियां हैं, जो बाकी देशों के साथ संपर्क है, उसके आधार पर सरकार का एक पूरा प्रयास है कि जिस तरह से अभी तक सबको इवैक्यूएट किया गया है, बाकी लोगों को भी सुरक्षित भारत लेकर आया जाए। देखिए, दो चीज कहना चाहूंगा कि ये पूरी लड़ाई जो है, यहाँ गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली कोई बात नहीं है। तालिबान है, वो चाहे आईएसआई हो, तालिबान हो, वहां पे जो लड़ाई है वो दो ही चीज की है, आर्म्स की और ओपीएम की। और उसी पे वर्चस्व के लिए ये सारी लड़ाई हो रही है। और तालिबानी आतंक, जिस तालिबान ने जो सरकार बनाई, सरकार में हक्कानी ग्रुप को शामिल किया गया है, हम कैसे मान लें कि वो आतंकवादी नहीं है? तो सरकार पूरी तरह से ये जानती है कि वहां पर जो सरकार बनने जा रही है, या जो सरकार इन्होंने बनाया, जो अंतरिम सरकार एक बनाई है टेम्पोररी लेवल पे, ये सरकार जो है वो आतंकवादियों का ही संगठन है। इसे लेकिन फाइनल रूप जब वहां पर सरकार का स्पष्ट हो जाएगा, क्या तब भी आप तालिबान से बात करेंगे नहीं या नहीं? देखिए, तालिबान से सिर्फ बात हम इतना ही करेंगे कि क्योंकि वो पड़ोसी देश है, और एक पड़ोसी देश होने के नाते उनके साथ हमारी बातचीत का सिर्फ हमारी बातचीत का स्तर सिर्फ ये होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, हमारे नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह का कोई दबाव या उनके कारण अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत की जाती है, तो फिर भारत अपनी आक्रामक नीतियों के साथ उनसे पेश आएगा, ना कि उनके साथ एक देश के नाते, एक पड़ोसी के नाते उनके साथ किसी तरह की कोई समझौतावादी नीति करके पेश आएगा। ये स्पष्ट है केंद्र सरकार की नीति, और इसीलिए हमारे जितनी पार्टी थी और पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, और उस मीटिंग में माननीय मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान के साथ जो भारत की नीति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से फिलहाल नियंत्रण में है। और आगे भी उस पर कोशिश यही रहेगी कि हमारे नागरिकों के साथ किसी तरह के कोई बुरा बर्ताव न हो, नहीं होना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द वापस वतन लेकर आया जा सके, उनको इवैक्यूएट किया जा सके। फिलहाल फोकस इस बात पर। अनुज माथुर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि इस देश में कई लोग हैं जो इस देश में उस तालिबान और बैड तालिबान के नाम पे तालिबानी समर्थक, ठीक है, उनको समर्थन कर रहे हैं। उनका क्या होगा, उनकी सोच का क्या होगा, बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, माथुर जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हम लोग बात कर रहे थे तालिबान के 3 ग्रुप हो गए। तालिबान के 2 दर्जन स्प्लिंटर्स हैं, और उन 2 दर्जन स्प्लिंटर्स को काबू करके रखना, और जो आदमी लड़ने के लिए पैदा हुआ है, लड़ना ही सीखा है, कुछ और जानता नहीं है उसके अलावा, उसको ग्राउंड के ऊपर कंट्रोल करना तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने और विश्व के सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका वहां से $85 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स वहां पर छोड़ के जा रहा है, जो कि तालिबान के हाथ में लग गए हैं। 85 बिलियन डॉलर्स के 200 जहाज, जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल, फाइटर जेट शामिल, 15,000 गाड़ियां, राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बायोमेट्रिक सिस्टम्स, ये तमाम सिस्टम्स जो हैं, इनका कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होने वाला है। उनके सामने यूं ही पड़ा हुआ है, वो आराम से मिसयूज कर सकते हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर। आतंकवाद इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा, और ये खुली चुनौती कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों की तरफ से पूरी दुनिया के लिए, कि भाई देखिए हम तबाही मचा रहे हैं, मचाते रहेंगे, हिम्मत है तो रोक लीजिए, अब हम नहीं रोकने वाले। बाकायदा सत्ता में काबिज होकर डंके की चोट पर अब वो तबाही मचाने की तैयारी में। कैसे रुकेंगे ये लोग जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? तब बिल्कुल क्या करेगी दुनिया? देखिए, कुछ क्षण के लिए तो हमने सुना था तालिबानी प्रवक्ता शांति दूत अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे टीवी पे बैठ के, मीडिया के माध्यम से,
लेकिन आप देखिए शिल्पा जी, समझने की जरूरत है कि तालिबानी ताकत को पनपाने वाला कौन है, उसका जन्मदाता कौन है। जैसा कि हमारे अनुज जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने सही कहा कि नर्सरी जो पौध जो तैयार हुए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्दी के लिए लोकतंत्र यानी कि देश है। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा देश है वो पाकिस्तान है। यानी कि तालिबान को सबसे पहले खत्म करने से पहले हमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी आका जो बैठे हुए हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, और तालिबान अपने आप वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि तालिबान को सह कौन दे रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान आप देखिए, और आप देखिए कि आप इसका जो तालिबान तहरीक पाकिस्तान जो एक संगठन है वह कहाँ पहुंच चुका है, पाकिस्तान में। और आप देखेंगे अभी कुछ देर पहले हमारे जो डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान को बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको ये मानना पड़ेगा कि भस्मासुर की तरह तालिबान जो है आज भस्मासुर की तरह है, और वो किसके ऊपर बैठा हुआ, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान होगा वो है तालिबान। आज आप देखिएगा जिस तरह की घटनाएं आप कश्मीर में देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ पर कश्मीर के सपने वो ख्वाब पाले बैठा है कि तालिबान उसे गिफ्ट में लाकर देगा। आप अजहर मसूद गुहार लगा रहा है ना, अजहर मसूद पाकिस्तान का आतंकी, वो गुहार लगा रहा है, वो गुहार लगा रहा है कि तालिबान तहरीक पाकिस्तान से कि आओ मुझे बचाओ और कश्मीर को वापस दे दो। यह ख्वाब में रहने वाला वो जो अजहर मसूद ख्वाब में ही रह जाएगा। आप देखिएगा अजहर मसूद भी खत्म हो जाएगा, और तालिबान जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से, वहाँ के आतंकी ISIS जो बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है उसको आप देखिए, ISI वो आप देखिए खुफिया एजेंसी वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, क्यों बैठी है। आप देखिए अमेरिकी विदेश नीति कितनी चरमरा चुकी है। आप देखिए उसके 13 सैनिक अभी तक में मारे जा चुके हैं। आप जिसको अमेरिकी तालिबान को पनपाने वाला है वह भी उसने भी सह दिया था 2001 से लेकर के आज देखिए आज 20 साल लगभग 19 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका है, आप देखिए 50-60 हजार मात्र लड़ाके वो किसके ऊपर भारी पड़ गए, 3 लाख सैनिक के ऊपर। और यही ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान कि उसको लग रहा है कि 14 लाख जो सैनिक जो हैं भारत में, उसके ऊपर इस्लामिक कट्टरता जो आतंकवाद जो फैला रहा है वो पूरे विश्व में, और जहां जहां इस्लामिक कट्टरता फैला हुआ है वहां वहां उस लोकतांत्रिक देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है, यही ख्वाब देखना चाह रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के ये ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान और तालिबान आप देखेंगे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी एक तैयार है, वो है सालेह और अहमद मसूद पूरी तरह से डट के पंजशीर में तैयार है। और वो पंजशीर सिर्फ प्रांत को नहीं बचा रहा है, वो पूरे अफगानिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम वो लगा हुआ तो है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और आप देखेंगे भारत की जो नीति है, हमारी नीति, हमारी सरकार की जो नीति है आम नागरिकों को बचाने के लिए, वह सिर्फ तालिबान को पहले खत्म नहीं करना चाहता है। तालिबान तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, जो सत्ता में कभी नहीं है। क्योंकि सत्ता में कैसे आ सकता है, आप देखिए उसका विघटन हो चुका है, 3 गुटों में बट चुका है। वो सत्ता में कैसे वापस आ सकता है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? डिप्लोमेसी का ही छात्र रहा हूँ और साउथ एशियन रीजन से ही मेरा रिसर्च है। मैं आज से नहीं, शुरू से देखता रहा हूँ कि क्या परिस्थिति रही। भारत सरकार की यदि नीतिगत बात करें, विदेश नीति के मोर्चे पर बात करें हम लोग, तो साउथ एशिया का जो हमारा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसके दृष्टिकोण से सरकार लगातार अपनी कहीं ना कहीं गोल पोस्ट शिफ्ट करती रही। नतीजा है कि जिस तरह चाइना का वर्चस्व इस पूरे रीजन में पिछले 6-7 सालों में सर्वाधिक बढ़ा है। नेपाल जैसा उपनिवेश, बर्मा जैसा उपनिवेश, श्रीलंका को उपनिवेश बनाने की स्थिति में है। पाकिस्तान में पूरा खेल कर रहा है और तालिबान के साथ भी उसके कहीं ना कहीं आज अंडरस्टैंडिंग है। इन परिस्थितियों में हमको ये देखने की जरूरत पड़ेगी हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है वो कैसे सर्व होगा। हम लंबी बातें जितनी भी कर लें, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते या कोई विश्लेषक होने के नाते जो भी कर लें, लेकिन यथार्थ की सच्चाई से हम मुंह मोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। अभी तक क्या भारत सरकार को ये पता है कि कितने वहां पे हमारे भारत के नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं? नहीं है पता, ये सच्चाई है। जिस तरह ढूल-मूल नीति अपनाई गई, जिस तरह पिछले साल से लेकर अभी तक हम तालिबान से एक तरफ तो गुप्त तौर पे वार्ता करते रहे, दूसरी तौर पे हम ये दिखाते हैं कि नहीं तालिबान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये एक्सपोज हो रहे हैं हम। अमेरिका से
का यदि इम्पैक्ट नहीं होता तो ये जो नागरिक हमारे आ पा रहे हैं ये भी आने में बहुत मुश्किल होती। हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की जरूरत थी, जो नहीं ली गई, जिसका नतीजा आज हमारे भारत के लोग जो वहां फंसे हुए हैं भुगत रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हम माने न माने, आज दहशतगर्द तो वही है और उसी के इशारे पर ये सारी चीजें हुई है। सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, और वो कहीं ना कहीं तार ISI से उसके जुड़े हुए हैं। उनके मंसूबे भी हमारे विरुद्ध हैं, ये भी सच्चाई सबको पता है। तालिबान के लोगों का भी एक जो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। जिस तरह की कट्टरता उनकी है, वो पता है कि पूरे विश्व में उनका क्या रवैया है और वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में। उन्हें सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, उनको और भी चीजें चाहिए, और उस दृष्टिकोण से हमको ध्यान रखना होगा। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज साउथ एशिया में है। हमें दक्षिण एशिया में सिर्फ पावर बनने की आज जरूरत है, और परिस्थितियां हमारे साथ जो है। मैं 2-3 प्रश्न छोटे छोटे पूछना भी चाहूंगा जी। आप बताइए, जैसे कि जो इम्पेरेटिव है, सबको पता चल रहा है कि कैसे हम इस पूरे परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। भारत का अगला दृष्टिकोण क्या होगा? भारत तालिबान के साथ कैसे इंगेज करेगी? क्या उसको आतंकवादी संगठन मानती है या नहीं? हकानी ग्रुप उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसको हमने इंटरनेशनली कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रुप के लिस्ट में रखा है। उसी तरह से आप ये बताएं कि जब अभी ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात कर रहे थे हमारे मित्र भाजपा प्रवक्ता, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता जो है, प्रधानमंत्री जी तो ब्रीफिंग करने को तैयार नहीं है। कौन ब्रीफिंग किया सबको पता है, जबकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं जब हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाजपा के ही प्रधानमंत्री की बात करूंगा, 2 बार उन्होंने 2001 में जो है 15 और 31 सितंबर को उन्होंने ब्रीफ किया था अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर। प्रधानमंत्री जी को भी आकर के इस पर करना चाहिए कि भाई क्या हमारी पॉलिसी रहेगी, हम किस तरह से बात करेंगे। सभी लोग, पूरा ये रीजन आज अनस्टेबल है, ये भी सच्चाई है, और इसको ध्यान में रखकर भारत की क्या एक क्लियर पॉलिसी है, क्लियर पॉलिसी क्या है, हमको इस पर आना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ आप इंगेज होंगे, अफगानिस्तान को आप नहीं मानेंगे, क्या मान रहे हैं आप? ठीक है, राहुल जी से मैं जवाब ले लेती हूं। अभी तक हम मानते रहे हैं, हमारे कितने नागरिक हैं वहां, ये टू द पॉइंट इसकी संख्या भी नहीं। सवाल यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय उठाते हुए, सरकार सीरियस, ये आशंकाएं उनके मन में पनपती, जवाब दीजिए, क्या जवाब है सरकार के पास? और देश के हित में है। सिर्फ सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का होता है कि हर बात में ये कांग्रेस पार्टी और पूछ रहे हैं पिछले साल में और फ्रंट पे, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या हमारी उसमें जिस तरह से हम मजबूत हुए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि आंतरिक सुरक्षा हो या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, उसमें देश कहीं से किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करा, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। नीतिगत तौर पे अगर देखें, 2 प्रश्न सिर्फ आपसे मैंने किया था, तालिबान के साथ हमारा रिश्ता सर वो एंगेज कैसे करेंगे वो जानना चाहते हैं। कितने हैं संख्या में है भारतीय, और कितने अभी भारतीय वहां पर फंसे हुए, ये जानना चाहते हैं। और एक और राहुल जी सुनिए, वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग लेट हो गए, ये जो फैसला इवैक्यूएशन का आप अब ले रहे हैं, या अगर थोड़ा पहले ले लेते तो बहुत सारे लोग अब तक बच जाते हैं, उनकी जान खतरे में ना आती। ये बताइए ना, कब ले लेते? देखिए, सिर्फ क्रिटिसाइज करना, सिर्फ बातों को कहना, सिर्फ अपनी बातों को रखना, विपक्ष में बैठ के, इसका कोई सेंस नहीं है, और इसकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कूटनीति कभी भी स्पष्ट नीति नहीं होती है, इन्हें शायद नहीं पता होगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं डिप्लोमेसी करते हैं, और डिप्लोमेसी हमेशा सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता है। सरकार के पास कोई देश की पॉलिसी नहीं है, कोई शिक्षा की नीति नहीं है, आपके पास कोई स्वास्थ्य की नीति नहीं है, स्पष्ट नीति होती है। कूटनीति हमेशा परिस्थिति, समय, वहाँ का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमेशा बदलता है। और आज अफगानिस्तान की जो परिस्थिति है, हम अफगानियों के साथ तालिबान के साथ नहीं है। केंद्र सरकार और भारत सरकार की अभी की जो नीति है वो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम अफगानियों के साथ हैं, अफगान में रहने वाले जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं, तालिबानियों के साथ हम नहीं हैं। और ना ही भारत की सरकार तालिबानियों के साथ है, ये आज भारत की नीति है। लेकिन अगर तालिबान कल के बाद सत्ता में पूरी तरह से आ जाता है जिस भी स्वरूप के साथ, तब तो आप मजबूर रहेंगे ना बात करने के लिए, क्योंकि और तो कोई विकल्प होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ
इन्हें पता ही नहीं है कि कूटनीति कभी स्पष्ट नीति नहीं होती है। चलिए ठीक है सर, कूटनीति हमेशा सिचुएशन के इसलिए हिसाब आप से, कह रहे हैं कि परिस्थिति के हम हिसाब से, स्पष्ट अभी टाइमिंग के फिलहाल हिसाब से। नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अनुज माथुर जी। अभी जो नीति है वो नीति है स्पष्ट कि नहीं हम है किसी में अफगानिस्तान में रहने वाले हर आम नागरिक के साथ बचाने की कोशिश में लगे हुए, इवैक्यूएट करने की कोशिश में लगे हुए। चलिए ठीक है, अनुज माथुर जी। भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्लियर है, हम अफगानिस्तान को आतंकवादी संगठन मानते हैं, ठीक है। हक्कानियों के साथ है सरकार। ठीक है अनुज जी। ये बैड तालिबान और गुड तालिबान करने वाले लोग हैं। राहुल ये जी सुन पाकिस्तान लेते हैं, के हाफिज सईद करने वाले रेस्पेक्टेड लोग अनुज हैं। माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी सुन लेते हैं, आप दोनों आरोप करते वक्त मत जाइए सर, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत लोगों की जान फंस रही है, वो इंतजार में बैठे हुए हैं, भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अनुज माथुर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर, सियासत इस पर सियासत मामला है, प्लीज, देश को बेचने का एक दूसरे पर आरोप नहीं प्लीज। अनुज माथुर जी विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना हम लोग इसमें थोड़ा सा भटक रहे हैं। ये इसको हम कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने एक समस्या है, उस समस्या का हमें समाधान चाहिए, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें उचित कदम उठाने होंगे अपने तमाम नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। दूसरी बात, इसी ब्रेथ में मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान क्योंकि वो चाहता है अपना एक अच्छी इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो किसी भी देश के नागरिक, भारत को छोड़ दीजिए आप, किसी भी देश के नागरिक को किसी भी प्रकार से नुकसान उसकी तरफ से हो, ये ऐसा नहीं होने देने का प्रयास करेगा। ये भी आप बात मान लीजिए। तीसरी बात, जहां तक सवाल एंगेज करने का है, हमारा एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में सरकार जो है वही सरकार, अब 20 साल से जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन था यूएस के लिए, आज यूएस उससे बात कर रहा है। क्योंकि 2018 में जब यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत शुरू करी थी, तो वो समझ गए थे कि यदि अफगानिस्तान में आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो तालिबान हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो ये जानते हैं, विकल्प ही नहीं है किसी भी फॉर्मेट में किस तरीके से वो होगा। हाँ विकल्प, तो अब ये बात करनी है, तो जो भी अफगानिस्तान में सरकार होगी, आज की तारीख में अमरुल्लाह सालेह हैं अफगानिस्तान के ऑफिशिएटिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपना, तो जो भी सरकार वहां पर होगी उसके हिसाब से हमें अपनी नीति निर्धारित करनी होगी। हमें अभी ये ज्यादा जरूरी आवश्यकता ये है कि वो जो वहां पर आतंकवादी हैं, जो मौलाना मसूद अजहर जाकर के मुल्ला बरादर से मिल रहे हैं, वो आगे कश्मीर में क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, जैसे मोहम्मद वाले वापस आ गए हैं पीओके में, तो उनसे हमको निपटना होगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जम्मू कश्मीर में, और जो एंटी टेररिस्ट ग्रिड है जम्मू कश्मीर में, वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी कितना भी वो कर ले, उसको वहां पर उसको भेद नहीं पाएगा। ये मैं बताना चाहता हूं। तो ये आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बिपिन रावत ने कहा था कुछ दिन पहले, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। 6 लाख हथियार छोड़ के गया है अमेरिका, जो कि तालिबान के पास हैं। नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, बिल्कुल। डीके पांडे जी, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो तबाही मचाने पर आए तो क्या हश्र होगा इस दुनिया का। मुश्किल नहीं है अंदाजा लगाना। निश्चित रूप से कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो उसकी जो है उसका स्वागत नहीं किया जा सकता, और वो मानवता के खिलाफ ही होगी। लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहूंगा कि 3 मुद्दे हैं जो भारत को इस समय ध्यान में रखने होंगे। पहला, जो भारतीय मूल के निवासी हैं अफगानिस्तान में, उनके बारे में उनका भविष्य। दूसरा, जब ये पीओके के थ्रू ये तालिबान पाकिस्तान के मदद से चाहेगा भारत के कश्मीर में एंटर करना और वहां टेररिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा देना। तीसरा, जो अलकायदा डूब रहा है उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए भी भारत में एलिमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, उसको बढ़ाना। तो इन तीनों चीजें है कि सीमा पर भारतीय सेनाएं सजग रहें, और आंतरिक सुरक्षा के जो मामला दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को और लोकल पुलिस और अदर लॉ मशीनरी को, वो चौकन्ने रहें कि कोई भी अलकायदा का रिक्रूटमेंट या ऐसी कोई भी इन्फ्लुएंस मिलता है तुरंत कार्रवाई की जाए। और जहां तक रहा भारतीय मूल के जो अफगानी हैं उनका भविष्य, तो कूटनीतिक तौर पर हमें ये प्रयास करने होंगे कि किस प्रकार से वो वहां सुरक्षित रहें। और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता
कि अफगानिस्तान भारत मूल के लोगों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे 20 साल में उनसे कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंध जो प्रगाढ़ हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने किया है, लगभग 150 से 200 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोसेस में हैं और अफगानिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रोजेक्ट बंद हो। तो ऐसी इन परिस्थितियों में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो वहाँ देश चलाना चाहता है, वहां की सरकार चलाना चाहता है, तो उसे भी तो ये बातें कम से कम समझ में आ ही रही होंगी। रजनीश जी बिल्कुल सही, शिल्पा जी बिल्कुल सही कहा हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने, क्योंकि यदि तालिबानी सत्ता में आना चाहता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट को गंवाना नहीं चाहेगा। और आप देखिए भारत ने वहां की संसद खड़ा करी, और आप देखिए हामिद करजई को सत्ता में लाने के लिए एक भारत का एक बहुत बड़ा किरदार रहा था, और वही आज ये सिलसिला ऐसा नहीं कि कोई रुकने वाला है। तो तालिबान इस बात को समझता है, तालिबान यदि सत्ता में आना चाहता है, वो वहाँ के जो शासक हैं वो सत्ता में यदि आना चाहते हैं, तो भारत को कभी भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, यहाँ के नागरिक को कभी भी नुकसान करना नहीं चाहेंगे। यदि वो नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, इस बात को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है नहीं। लेकिन आप देखिए भारतीय नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, अफगानी नागरिकों को ही हत्या की जा रही है, वो भी ISIS के माध्यम से। ISIS ये आप लेकिन वही बात है ना कि अभी तो पता ही नहीं है कि दरअसल वहां पे ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कौन कर रहा है। बहुत सारे तालिबानी कर रहे हैं, संगठन कर रहा है तालिबानियों की आड़ में, ये हो क्या रहा है? आप आज देखिए ना, तीन अफगानी नागरिक को मार दिया गया, वो भी पाकिस्तानी सैनिक के माध्यम से। पाकिस्तानी सैनिक जो है अभी भी लगे हुए हैं, वही नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे भारतीय नागरिकों को भी। ठीक है, यानी कि इस समय वहां धूल का माहौल, धूल जब बैठेगी तब जाकर पता लगेगा कि दरअसल वहां हुआ क्या और किसने किया। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर। बोलिए सर। कि पाकिस्तान के कई आतंकवादी जो अफगान जेलों से निकल गए हैं, वो जिसमें मौलाना मसूद का नाम बहुत मशहूर है, और वो बहुत दुखी है। अब जो दिक्कत ये है कि पाकिस्तान चाहता कि ये सब आए पाकिस्तान में और कुछ समाज, और आज और अफगान बॉर्डर का प्रयास करे थे, जब 5 लोगों पर गोली चला के मार दिया गया है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान भी परेशान है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो उसको तालिबान के आने से फायदा हुआ होगा। क्यों? उसका लक्ष्य है भारत को परेशान करना और POK के अंदर जाके किसी प्रकार से लेकर कब्जा। तालिबान से कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की इन साजिशों को रचने की शुरुआत कर दी है, अपने ख्वाब पाल कर रख ली है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, आप सभी से जल्दी फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। अनुज माथुर जी, जाते जाते क्या उम्मीदें आप इस समय लगाए हुए, क्या लग रहा है इस आतंकी हमले के बाद अब इलेक्शन पर असर पड़ेगा, और क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जा सके? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने लोगों को वहां से निकाल पाएंगे। कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई उनको किसी प्रकार का नुकसान हम होने देंगे। सरकार इस पे मेरे हिसाब से ठीक काम कर रही है, और हम अपने लोगों को लेकर के आएंगे, साथ में और लोगों को भी मानवीय उसके लेके आएंगे। 2-3 बातें मैं बताऊंगा वेरी क्विकली। एक तो ये है, जो जिस ISIS के ने इसको क्लेम किया है, उसका जो सरगना है वो रावलपिंडी का रहने वाला है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान जो खुश हो रहा है, उनको अभी पता पड़ेगा। मुल्ला बरादर जो है, उसको पाकिस्तान ने 2010 से 2018 तक जेल में बंद करके रखा था। 2001 से लेकर के 2018-19 तक, जब तक वो अमेरिका के दुश्मन थे, पाकिस्तानियों ने चुन करके तालिबान के लड़ाकों को, तालिबान के टेररिस्ट को अमेरिका के हवाले किया, चुन करके। ये बात वो बोलने वाले नहीं है। और अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उनका वो बहुत बड़ा दोस्त मिल गया है और वो आकर के हमारी गोदी में बैठ जाएगा और हमें कश्मीर आजाद करवा के दे देगा, उनको बहुत बड़ी समस्या है। डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून जब तक हैं, और पश्तून एक एवरेज, मैं जानता हूं कुछ पश्तून मेरे दोस्त, वो लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 70-80 साल में सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया है, और वो लोग बहुत ज्यादा नाराज, खफा हैं, और इसीलिए तहरीक तालिबान। हाँ, तो ये बात आप मान लें कि हमारे ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, एंटी टेरर ग्रिड है कि पाकिस्तान जिस बात को पाले बैठा है जल्दी वो टूट सकता है, और इससे उसके सामने आएगी। चलिए ठीक है, DK पांडे जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे जल्दी कि एक, हमें
जो हो रहा है ये बहुत लंबा खिंचेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसके आपको पैसा चाहिए। फाइनेंशियली अफगानिस्तान एकदम डूब रहा है और वहाँ जो फूड क्राइसिस चल रहा है जिसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लगभग एक हफ्ते में वहाँ फूड क्राइसिस जो है वो विकराल रूप धारण कर लेगा। खाने को जब मिलेगा नहीं और कुछ करेंगे तो आप लड़ाई कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें कूटनीतिक तौर पर प्रयास करना होगा कि जो वहाँ तालिबान है उसको किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत इस समय अध्यक्ष चेयर में है, तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, जिस तरह के क्षेत्रीय असंतुलन कहीं ना कहीं बना है और उसमें कहीं ना कहीं भारत जो अलग थलग पड़ने की स्थिति में आ गई, चाहे वो वार्ता के क्रम से ही हम लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को लेकर जब उनके भविष्य की बात हो रही थी तब भी हम ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं हो पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। अभी भी परिस्थिति ऐसी है। सबसे बड़ा बात है कि हमारा स्टेक है वहाँ, ऑलरेडी हमारी सांस्कृतिक विरासत भी हमारे संबंध रहे हैं अफगानिस्तानियों से, उनके प्रति हमारा एक संभाव और सद्भाव भी रहा है। कैसे उनकी भी सुरक्षा हो और हमारे नागरिकों की तो अभी काउंटिंग नहीं है, सरकार को बताना चाहिए और कैसे उसको करेगी। जहां तक बात है ब्रॉडर सेंस में, तो अभी हमारे एक साथी ने कहा भी अभी कि हम यूनाइटेड नेशन में भी हम आज के डेट में सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष हैं रोटेशन के कारण, हमें वहां पे प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए और इस पूरे एपिसोड में हमारी अपनी एक भूमिका, स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए। ठीक है रमनीश जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या उम्मीद है बाकी? शिल्पा जी, इस बात को मानना कि भारत अलग थलग पड़ चुका है, यह मानना बिल्कुल गलत होगा। आप देखिए, अलग थलग यदि पड़ा है तो वो पाकिस्तान के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान डरा हुआ सहमा हुआ है, क्योंकि आपने इतने सारे तालिबानियों को आपने जो मारा है, आपने जो चुन चुन करके अमेरिका को जो आपने सौंपा है, तो वो पाकिस्तान का बदला, तालिबानी जो है पाकिस्तान से बदला लेंगे ही लेंगे। इसीलिए आप देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि तालिबान से अलग जो है अल-कायदा है, चाहे आप अजहर मसूद की देखिए आतंकी संगठन है, चाहे ISI, ये सारे भले ही मुखर हो चुके हैं, लेकिन तालिबान जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के पक्ष में अभी नहीं होगा हमारे, खास करके भारतीय नागरिकों को। चलिए ठीक है, राहुल त्रिवेदी जी, जाते जाते सर कैसे आश्वस्त करेंगे? बहुत सारे मासूम इस समय हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहें लगाए हुए कि उनकी जान बच जाएगी। सुरक्षा काउंसिल में हमारी प्रतिनिधित्व है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा प्रतिनिधित्व है, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा थर्ड पड़े हुए हैं। मतलब हमें हंसी आती है कि कुछ समझदारी बची है कि प्रश्न का उत्तर इतनी बौखलाहट किस बात की है कि कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। पार्टी शुरू से सरकार वो पूरी तरह से बताए हुए हैं, क्या पॉलिसी है, कितने लोग हैं बता दीजिए, अफगानिस्तान के कितने लोग मुद्दे फंसे पर हुए हैं अफगानिस्तान में, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। राहुल जी जल्दी से, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कैसे आप उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश है? अब आगे इस आतंकी हमले की बात जारी रखेंगे किस रणनीति के तहत, उस पर जवाब दीजिए जल्दी से। राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अजय उपाध्याय जी, आपने देख लिया होगा 5 से 50 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, आतंक के गढ़ क्यों बनते जा रही हैं? दुनिया इन्हें रोक क्यों नहीं पा रही है? आतंक के खिलाफ ये जंग कब खत्म होगी? क्या सब खत्म होने के बाद? बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।